डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लेक्चर सीरीज का लीनियर सर्किट एनालिसिस की लेक्चर सीरीज का सिलसिला यहाँ से फिर शुरू हो रहा है। और इस वीडियो में, इस छोटे से लेक्चर में हम ओमला पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ओमला क्या है। वैसे तो आप पीछे फिजिक्स की क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी है, तो वहाँ से आपने सीखा होगा कि ये क्या होता है। तो खैर हम इसको इस कोर्स के हवाले से, इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखते हैं। ओके, तो ये तो ओम्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका पहला हिस्सा है, उसका पहला सेक्शन है। और इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो कुछ ये है कि हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे इसमें अंदर। और ओम्स लॉ के बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भाई किरचॉफ लॉज क्या है। किरचॉफ लॉज के बाद हम बात करेंगे किरचॉफ लॉज देखेंगे। किरचॉफ लॉज के बाद हम बात करेंगे कुछ इस इन एप्लीकेशंस पे, जिसमें हम सीरीज सर्किट्स और पैरेलल सर्किट्स बात करेंगे, यानी सिंगल लूप सर्किट्स और नोड पेयर सर्किट यानी कि पैरेलल सर्किट्स। और उसके बाद सीरीज पैरेलल सर्किट्स अगर कम्बिनेशन में आ जाए, मतलब ऐसे सर्किट्स जिसके अंदर कहीं पे सर्किट सीरीज में है, कहीं पे पैरेलल में है, तो उनको कैसे डील करना है। और फाइनली इस चैप्टर का हिस्सा होगा वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद सर्किट्स विद डिपेंडेंट सोर्सेज। तो ये साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब हर टॉपिक के अंदर चलते रहते हैं। जैसे सीरीज सर्किट से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद डिपेंडेंट सोर्सेज वाले सर्किट्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ जो है, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, ओम्स लॉ रिप्रेजेंट्स वी आई रिलेशनशिप बिटवीन फॉर द रजिस्टर। यानी रजिस्टर एक एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट है, जिसके लिए ओम्स लॉ जो है वी और आई रिलेशनशिप हमें बताता है। यानी कोर्स के शुरू में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि इस कोर्स के अंदर हम हर सर्किट एलिमेंट की जो कैरेक्टराइजेशन है, हम वोल्टेज और करंट की फॉर्म में करते हैं। तो इसलिए हम वी और आई की टर्म्स में इसमें बात करते हैं। तो रजिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट characterized by an algebraic relation between the voltage across its alternate terminals and the current through it। मतलब ये कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है, वो क्या है कि उसकी पोलैरिटी ये आपके पास प्लस और माइनस है। और इसमें से जो करंट पास होगा वो ये करंट आई है। तो इस वोल्टेज, इसके क्रॉस वी ऑफ टी वोल्टेज है, और जो करंट इसमें से पास होगा इस वोल्टेज के नतीजे में, इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सो दैट रिलेशनशिप इन जनरल इज गिवन बाय वी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ टाइम्स आई ऑफ टी। मतलब ये जेनेरिक रिलेशनशिप है। जबकि इसका जो सिंपल तरीन तरीका जो आप लोग पढ़ आए हैं वो क्या है कि जो दिस रिलेशनशिप कन्वर्ट्स टू वी ऑफ टी इज इक्वल टू आर इंटू आई ऑफ टी। यानी कि अब ये सीधा से रिलेशनशिप ये कहता है कि भाई अगर वोल्टेज आपका ज्यादा है तो दैट मीन्स कि उसमें से करंट भी ज्यादा पास होगा। और जो रिलेशनशिप है, दैट कन्वर्ट्स इन इक्वेशन विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर। मतलब सिंपल सिंपल वर्ड्स, योर ओम्स लॉ इज वी इज इक्वल टू आर आई। ओके, अब इसमें आर जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंपोनेंट। किसकी रेजिस्टेंस है? इसकी रेजिस्टेंस है। और इसका जो यूनिट है ओम है, और जिसका सिंबल आपके पास ये होता है। अच्छा, उसके बाद ही अगर आप इस ओम्स को देखें तो ये एक्चुअली क्या है, वोल्ट अपॉन एम्पेयर है। यानी अगर आप इसको आर के लिए सॉल्व करें तो यू विल गेट वी ओवर आई। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स है और करंट का यूनिट एम्पेयर है। इसलिए जो डायमेंशनली ये जो ओम्स है, दिस इज इक्वल टू वोल्ट्स अपॉन एम्पेयर। ओके, अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है कि इफ इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग वोल्टेज एज द फंक्शन ऑफ करंट, वी कैन आल्सो एक्सप्रेस करंट एज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज। यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं दैट आई इज इक्वल टू वन ओवर आर इंटू वी। हम ये भी कह सकते हैं। अब ये जो वन ओवर आर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टेंस, राइट। तो इस रिलेशनशिप की मदद से आपके पास ओम्स लॉ की एक दूसरी फॉर्म आ गई,
विच इज आई इज इक्वल टू जी इंटू वी। तो मतलब ये भी ओम्स लॉ की एक दूसरी फॉर्म आ गई। अच्छा, अब ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है, इसके ये यूनिट्स हैं। रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ी हो तो किलो में हो सकती है, मैगोम्स में हो सकती है। और रेजिस्टेंस अगर छोटी हो तो वो मिली ओम में हो सकती है, और माइक्रो में हो सकती है, नैनो में हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस है वो आपकी ओम्स में हो सकती है, किलोम्स में हो सकती है, या मेगाओम्स में हो सकती है। अच्छा, और हमें ये भी जान लेना चाहिए कि आमतौर पे अगर रेजिस्टेंस आपके किलो में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका वोल्टेज वोल्ट्स में है और करंट आपका मिली एम्पेयर्स में है। यानी वो 10 का पावर -3 बनता है ना, तो 10 का पावर -3 पर जाके +3 बनता है, तो +3 जब बनता है 10 का पावर, तो वो किलो को इंडिकेट करता है। मतलब इसी तरह से आप बाकी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हो। नाउ दीज आर सम रजिस्टर्स, क्योंकि हम रजिस्टर्स की ही बात करें तो ये कुछ आपके सामने रजिस्टर्स हैं। ओके, तो आप जनाब इसमें जब वोल्टेज की बात करें या करंट की बात करें तो हमेशा जो है हमने वोल्टेज की पोलैरिटी रिक्वायर्ड होती है और करंट की डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलैरिटी के लिए हमें जानना चाहिए कि पैसिव साइन कन्वेंशन जो है ना वो इसको फॉलो करती है, वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन। तो हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो वोल्टेज है वो अगर पॉजिटिव इस तरफ है, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव इस तरफ है, तो जो करंट है इसको फॉलो करेगा, विच मीन दैट करंट विल फॉलो the direction of polarity, which mean that it will enter the resistor with the positive polarity, and it leave from the resistor through its negative terminal from its negative polarity, and it indicates that it is पैसिव रेजिस्टर। और पैसिव होने की ये होता है कि ये पावर कंज्यूम करता है, पावर डिसिपेट करता है। तो पावर डिसिपेट करने के लिए जरूरी है कि वोल्टेज और करंट जो है, यानी वोल्टेज पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन, दे मस्ट फॉलो वन एंड अदर। विच मीन कि अगर वोल्टेज आपका पोलैरिटी इस तरफ पॉजिटिव है तो करंट इस तरफ से यूं एंटर होना चाहिए। तो मतलब ये अब अंडरस्टूड बात हो जाएगी यहीं से कि अगर रजिस्टर की वोल्टेज पोलैरिटी इंडिकेटेड नहीं है तो जिस तरफ से करंट एंटर हो रहा है उस तरफ उसका वोल्टेज पॉजिटिव है, जहाँ से लीव कर रहा है वो उस तरफ उसका वोल्टेज नेगेटिव है। तो अब ये आपके पास दो स्पेशल रेजिस्टर्स हैं, एक आपका शॉर्ट सर्किट है और एक आपका ओपन सर्किट है। तो अगर आप शॉर्ट सर्किट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इसकी जीरो होगी और कंडक्टेंस इसकी इंफिनिटी होगी। और अगर आप ओपन सर्किट की बात करें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट वुड बी इंफिनिटी, जबकि जिसकी कंडक्टेंस है दैट वुड बी जीरो। यानी ये रेजिस्टर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो रेजिस्टर की बात हम ये हम शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो जरूरी नहीं है कि करंट आपका जीरो हो जाए। ठीक है, यानी V इज इक्वल टू आई जो रिलेशनशिप है उसमें अगर R आपका जीरो हो जाता है तो ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि करंट आपका जीरो हो जाएगा। दैट वुड ओनली इंडिकेट कि वहाँ पे जो जो पाथ बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है वो जीरो है। इसी तरह से अगर कहीं से करंट आपका जीरो फ्लो कर रहा है, ये नहीं, ये सिर्फ इसके लिए है, ओपन सर्किट के लिए, कि अगर आपका कहीं पे करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इनको कहा जाता है ये स्पेशल रजिस्टर्स हैं। अच्छा, इस पे हम फिर ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे दो रजिस्टर्स हैं जिनको जला एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, वो कैसे एप्लीकेबल नहीं है ये बात समझने के लिए आप इस ग्राफ पे देखिए। ठीक है, यानी ये दो ऐसे रेजिस्टर्स हैं कि जीरो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर जो कि शॉर्ट सर्किट है, और ओपन सर्किट विच इसकी इंफिनिटी है। ये जो रेजिस्टेंस है ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जिनको हम जला एप्लीकेबल ही नहीं है। अब इस ग्राफ के मुताबिक, ठीक है, ओम जला क्या कहता है कि भाई अगर आपका करंट जीरो है तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट कहता है कि भाई अगर आपका करंट जीरो है तो वोल्टेज जरूरी नहीं है कि जीरो हो, जीरो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि जीरो हो। अच्छा, इसी तरह से आप देखें
इसमें अगर आपके रेजिस्टेंस जीरो है तो जरूरी नहीं है कि आपका जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाए, सॉरी करंट आपका जीरो हो जाए। तो विच मीन्स कि अगर करंट आपका जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होना चाहिए। तो ये बात क्लियर होगी कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दे डू नॉट सेटिस्फाई ओहम्स लॉ। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस ग्राफ से एक और भी रिलेशनशिप हमें बताना है, और वो ये बताना है कि हमने तो ये पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि V और I के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जैसे कि ये आपको ब्लू वाली नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन सम टाइम ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, कुछ रजिस्टर्स के लिए वो स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिल सकती। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मे बी आपने लोगों ने लैब के अंदर पढ़ा हो कि वो जो फैक्टर्स हैं उसमें टेम्परेचर आ जाता है, उसमें मटेरियल्स आ सकते हैं जो कि यूज़ होते हैं रजिस्टर को बनाने में। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो वी और आई रिलेशनशिप है उसको नॉन लीनियर बना देते हैं, इस तरह का बना देते हैं, ये इस तरह का बना देते हैं। खैर, हम तो इस कोर्स के अंदर सिर्फ इस वाले रिलेशनशिप पे ही बात करेंगे जो कि हमेशा लीनियर ही रहेगा, यानी कि जो इस ब्लू लाइन को फॉलो करेगा। और ये ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करती है कि भाई अगर आपका वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, और इन अदर वर्ड्स अगर करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा। इसी तरह से ये ब्लू लाइन इस क्वाड्रेंट के अंदर है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बोथ वोल्टेज और करंट आर पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये लाइन आपकी यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव है, विच मीन्स के फॉर द रजिस्टर वी आई रिलेशनशिप इज परफेक्टली लीनियर। ठीक है, मुकम्मल तौर पर लीनियर है। चलें, अब हमने काफी थ्योरी पे बात कर ली, अब छोटे छोटे सवाल हम सॉल्व करते हैं। हमने ये देख लिया है कि हम जला कि हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, V इज इक्वल टू आर आई एंड I इज इक्वल टू जी वी। तो आप देखें कि यहाँ पे भी तीन वेरिएबल हैं, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी तीन वेरिएबल हैं, करंट कंडक्टेंस और वोल्टेज। तो मतलब इनमें से किसी भी फार्मूला के में अगर आप गौर करें, कोई सी दो चीजें अगर आपको गिवन है तो इसलिए आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको रेजिस्टेंस और गिवन है, और रेजिस्टेंस और करंट गिवन है, तो यू कैन फाइंड वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू आर आई आप अप्लाई करेंगे। सो दिस वुड बिकम 10 वोल्ट बिकॉज 5 2 आर 10। इसी तरह से जनाब आप अगले एग्जांपल में आ जाएं। इसमें आपका वोल्टेज 20 वोल्ट है, करंट आपका 4 एम्पेयर है, तो नाउ अननोन इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, R इक्वल टू V ओवर आई। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी 5 ओम्स। और यहाँ पे एक चीज मैंने बता दी है कि नोटिस दी, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कि नोटिस द यूज ऑफ पैसिव साइन कन्वेंशन, मतलब ये कि करंट इज फॉलोइंग द पोलैरिटी और द वोल्टेज पोलैरिटी इज फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आप हर एक एग्जांपल में नोटिस करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, यू कैन कैलकुलेट करंट यूजिंग आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो वोल्टेज इज 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 3 ओम, सो वी ओवर आर 12/3, दिस वुड बी 4 एम्पेयर। ओके, एंड फाइनली यानी आपका करंट आ गया 4 एम्पेयर। उसके बाद ये कुछ ऑब्जर्वेशन हैं कि अगर आपका वोल्टेज वोल्ट्स में है, करंट एम्पेयर्स में है, तो रेजिस्टेंस आपकी ओम्स में होगी। वोल्टेज आपका वोल्ट्स में है, करंट आपका मिली एम्पेयर में है, तो रेजिस्टेंस आपकी किलो में है। और अगर आपका वोल्टेज मिली वोल्ट्स में है, करंट आपका एम्पेयर में है, तो रेजिस्टेंस आपकी मिलियन में होगी। लेकिन अगर दोनों ही मिली ओम के अंदर है तो रेजिस्टेंस आपकी ओम में हो जाएगी। इसी तरह से मतलब आप बाकी ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं कि वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा, गिवन अदर टू पैरामीटर्स। Okay, now let's solve more examples. Now here in this circuit, you are given conductance and voltage,
और आपको फाइंड करना है करंट। तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जी इंटू वी। सो जी इज 2 सीमेंस एंड वोल्टेज इज 4 वोल्ट। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 8 एम्पेयर। सिमिलरली हेयर, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 8 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, लुक एट अनदर एग्जांपल। आप यहाँ पे वोल्टेज आपको -4 वोल्ट गिवन है, रेजिस्टेंस आपकी 2 ओम है। अब आपको करंट फाइंड करना है। तो अगेन आपके वोल्टेज पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन ये फॉलो कर रहे हैं। आलो कि आपका वोल्टेज नेगेटिव है, तो वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट भी आपका नेगेटिव आ जाएगा, जैसा कि हमने ग्राफ में भी देखा है। ठीक है जी, तो आपके पास इसमें ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको आई फाइंड करना है। सो आई विल बी इक्वल टू V/R। सो आपका देखें वोल्टेज नेगेटिव है तो आपका करंट भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स -4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम। सो योर करंट विल बी -2 एम्पेयर। एंड फाइनली एक और एग्जांपल देखें जी, इसके अंदर आपको गिवन है रेजिस्टेंस और करंट आपको गिवन है, और अब वोल्टेज आपका मतलब सीधे सीधा गिवन है, विच मीन कि अब आपकी पोलैरिटी इस तरफ है और ये इस तरफ है, विच मीन्स कि अब करंट आपका इस डायरेक्शन होगा और ये नेगेटिव करंट होगा। ओके जी, नाउ अब हमने ये पढ़ा था, पावर के फार्मूले भी पढ़े थे। अब हम रेजिस्टेंस की पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की पावर using V is equal to RI, and then resistance या कंडक्टेंस की पावर यूजिंग द फार्मूला I is equal to G into D। तो अब अगर इन तीन फार्मूलों के अंदर देखें, तो अगर आप पावर फार्मूला और ये ओम्स लॉ ये वाला लेते हैं, तो आपके पास टोटल बन जाते हैं 4 वेरिएबल। कौन कौन से, पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। और अगर आप पावर का ये फार्मूला और आप कंडक्टेंस का यानी ओम्स लॉ की दूसरी फॉर्म लेते हैं, तो भी आपके पास 4 वेरिएबल हैं। सिंपली यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर कंडक्टेंस आ गई। वोल्टेज आपके बाकी 4 वेरिएबल, पावर, वोल्टेज, करंट और कंडक्टेंस आ गए। तो इन दो पेयर में अंदर अगर कोई से दो चीजें आपके गिवन हो तो तीसरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ के अगर आपको पावर और करंट गिवन है, तो पावर और करंट गिवन के लिए, यानी पावर और करंट गिवन है, तो आप यहाँ पे देखिए पावर गिवन हो और करंट गिवन हो तो वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, P/I। वोल्टेज P/I। और पावर और करंट गिवन है आपको, तो आप यहीं से रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, मतलब R विल बी इक्वल टू V/I। और इसी तरह से अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, सो योर करंट विल बी V/R एंड पावर विल बी P/VI। और यहाँ से आप आई की ये वैल्यू इनपुट करें यहाँ पे, सो यू विल गेट V/R। तो सिर्फ रेजिस्टेंस की पावर कैलकुलेट करने का ये एक और फार्मूला आ जाता है, बस। यानी ये फार्मूला कि पावर इज इक्वल टू V/I, ये जेनेरिक फार्मूला है, ये हर एक पे एप्लीकेबल है। लेकिन ये वाला फार्मूला सिर्फ रजिस्टर पे एप्लीकेबल होगा, V/R। यानी ये उसको किस वक्त एप्लीकेबल होगा, जब आपको वोल्टेज फाइंड पता हो रजिस्टर का और उसकी रेजिस्टेंस आर पता हो, देन यू कैन फाइंड डायरेक्टली द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर यूजिंग V/R फार्मूला। इसी तरह से अगर आपको आई और आर गिवन है, तो आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू RI। एंड देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट पावर, V into I R I square. Again, this becomes an other formula to calculate power of the resistor. एंड फाइनली अगर आपको पावर और रेजिस्टेंस गिवन हो, तो देन आप करंट और जो वोल्टेज है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर करंट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P/R एंड वोल्टेज विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P टाइम्स R। यानी इसको प्रूव किया जा सकता है। तो ये आप जरा ट्राई करें कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, आप आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पे कंडक्टेंस का कोई सवाल नहीं हुआ कि कंडक्टेंस के लिहाज से ये कैसे फार्मूले बनेंगे। देखें यहाँ पे अगर आपको पावर और करंट गिवन है, तो वोल्टेज आपका हो जाएगा P/I और कंडक्टेंस आपकी हो जाएगी I/V। ठीक है, यानी अगर आपको
ये पेयर इस्तेमाल करना है, ये पावर फार्मूला और ओम लॉ के ये फॉर्म। इसी तरह से अगर आपको वोल्टेज और कंडक्टेंस गिवन है, तो आपका जो करंट है दिस वुड बी इक्वल टू V इंटू जी, यानी कि ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और पावर के लिए क्या देगा, V स्क्वेयर इंटू जी, यानी ये 1/R है, ये आपका कंडक्टेंस बन जाएगा, और V स्क्वेयर जी आपका पावर फार्मूला बन जाएगा। लाइकवाइज जहाँ पर आपके पास जो है अगर आपको यानी करंट और कंडक्टेंस के बने रेजिस्टेंस की बजाय, तो ये आपके पास बन जाएगा वोल्टेज इक्वल्स टू I/G, और पावर बन जाएगा आपके पास I² अपॉन G, यानी R जो है इसकी जगह देगा 1/G। और यहाँ पे करंट विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टेंस, यानी ये आपका स्क्वेयर रूट ऑफ P इंटू जी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे वोल्टेज आपका हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ पावर ओवर जी, यानी पावर डिवाइडेड बाई जी और उसका होल का स्क्वायर रूट। ओके जी, अब यहाँ पे हम मजीद एग्जांपल्स हैं, इनको आप वीडियो रोक के तो आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि ये किस तरह से होंगी। अब हम ये जो अभी फार्मूले देखें, क्विकली हम इनकी मदद से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, यू कैन कैलकुलेट करंट एंड पावर। तो करंट और पावर आपको करना है। तो करंट के लिए V/R 12 वोल्ट/2 के, तो ये 6 मिली एम्पेयर आ जाएगा। और जो पावर है आपकी वो आ जाएगी V²/R, तो 12 स्क्वेयर 144 होता है, उसको 2 किलो से डिवाइड करेंगे तो ये 72 मिली वाट आपकी पावर आ जाएगी। ठीक है, 72 मिली वाट। और उसके बाद अगली एग्जांपल में देखेंगे आपको पावर और रेजिस्टेंस गिवन है, यू कैन कैलकुलेट करंट एंड वोल्टेज। आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पास करें और इसको खुद सॉल्व करें। इसी तरह से अगली एक और एग्जांपल आप देखें, दिस वन। और इस एग्जांपल में जो है आपको कंडक्टेंस गिवन है और करंट गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट पावर एंड वोल्टेज यूजिंग द पेयर ऑफ फार्मूलाज जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी आंसर्स मौजूद हैं स्लाइड्स के अंदर, तो आप वीडियो को रोक कर तो यहाँ से अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं। और ये फाइनल एग्जांपल है इस स्लाइड के ऊपर कि ये 4 मिली एम्पेयर का आपको करंट गिवन है और 80 मिली वाट की आपको पावर गिवन है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट करंट एंड वोल्टेज। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है जी कि आप ये नहीं, ये वही पिछले कॉन्सेप्ट जो भी हमने सीखे हैं वही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है। दिस पावर इज कंज्यूम्ड बाय दिस हैलोजन लैंप। और इसकी हमने करनी क्या है, एक तो पहले हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, V²/R। ठीक है, V²/R वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो R यहाँ पे क्या आ जाएगा, R will be equal to V²/R is equal to power. So R will be equal to V² upon power, यानी 144 डिवाइडेड बाई 60। तो ये 12 का स्क्वायर आप लेंगे तो ये आपका साथ देगा। और ये देखिए, तो 144 यानी आपके, वैसे यहाँ पे डिफरेंटली हुआ हुआ है लेकिन आप V²/R भी करके कर सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ से इजीली पहले आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, P/V करके 5 एम्पेयर का करंट आता है, फिर आप वोल्टेज और करंट को इस्तेमाल करके आप कंडक्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। और फाइनली आपको ये बताना है कि 1 मिनट के अंदर कितना चार्ज जो है वो डिलीवर हुआ है लैंप को। तो चार्ज के लिए आपने करंट की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है, यानी करंट होता है आपका Q/T। तो यानी करंट है आपका, वो होता है I इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई T। तो अब इसको T के लिए अगर आप सॉल्व करें, सो यू विल गेट, सॉरी, Q डिवाइडेड बाई T। तो T विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, चार्ज विल बी इक्वल टू
हमने चार्ज फाइंड करना है। सो चार्ज विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो करंट आपने 5 एम्पेयर कैलकुलेट कर लिया है, और टाइम आपको बताया गया है 1 मिनट। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, इसलिए आपका 5 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। तो 300 कूलम का चार्ज जो है वो 1 मिनट में डिलीवर हुआ है इस लैंप को, और उसके नतीजे में ये पावर जो है वो प्रोड्यूस करता जा रहा है। ओके जी, इसी तरह से यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और आई रिकमेंड कि आप इसको पास करिएगा और इसको सॉल्व करें। ठीक है जी, एंड दैट्स इट फ्रॉम ओम्स लॉ। और अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जिस वीडियो के अंदर हम किरचॉफ लॉज को डिस्कस करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को और किरचॉफ करंट लॉ को। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।